नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी चैनल पर। दोस्तों, आप सभी ने अरोरा नामक घटना को सुना होगा। इसको अरोरा औरोरा कई तरह से प्रोनाउंस किया जा सकता है। अभी हाल ही में लद्दाख वाले क्षेत्र में एक घटना देखने को मिली जहां पर अरोरा की लाइट्स देखने को मिल रही थी। आमतौर पर यह घटना आपने पढ़ा होगा कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों के क्षेत्रों में होती है, यानी आप कह सकते हो आर्कटिक का क्षेत्र और अंटार्कटिक वाला क्षेत्र। अब ये घटना लद्दाख में क्यों देखने को मिल रही थी, ये एक बड़ा सवाल है। आज के इस डिस्कशन में हम समझेंगे। टॉपिक भी यही है, लद्दाख में क्यों देखी जा रही है ऑरोरा की घटना। तो ये वाकई में अपने आप चौंका देने वाली बात है कि ऑरोरा की घटना लद्दाख जैसे क्षेत्रों में, इसके अलावा कनाडा में, यूएसए में और भी कई जगहों पर इसको देखा गया है। तो अगर आपको नहीं पता ऑरोरा क्या होता है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बहुत सारी लाइट्स से जैसी जल रही है ना। और ये लाइट्स केवल यहाँ नहीं है, ये लाइट्स आपको पूरे आसमान में देखने को मिलती है। अगर हम अभी अपने क्षेत्र में निकल करके देखेंगे तो हमें अमूमन आसमान काला दिखाई देगा, है ना, या फिर रात के समय में तारे टिमटिमाते हुए, या अगर बदली है या बादल है तो फिर वैसा अंधकार सा दिखाई देगा। लेकिन अगर आप उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की ओर चले जाएंगे तो आपको आसमान कुछ ऐसा दिखाई देगा, जिसे ही अरोरा कहते हैं। लेकिन ये घटना लद्दाख में आमतौर पर नहीं होती, और यही एक बड़ा सवाल है कि घटना लद्दाख में देखने को क्यों मिल रही है। देखिए, न्यूज आई है, ऑरोरा बोरियालिस, व्हाट आर नॉर्दर्न एंड सदर्न लाइट्स, व्हाई डू दे अकर। दूसरा है ऑरोरा लाइट्स इन इंडिया, व्हाट कॉज्ड देम टू बी विजिबल इवन फ्रॉम लद्दाख। तो लद्दाख से भी देखने को मिल रही है, जैसा मैंने कहा। अब आपको पीछे ये लाइट्स वगैरह दिख रही होगी, ये कुछ ऐसी ही घटना है और देखने में एकदम अभूतपूर्व टाइप का दृश्य लगता है। अब ये जो घटना है, अगर आप इसको किसी पेपर से कनेक्ट करोगे तो जीएस पेपर 3 में आपको ये कनेक्ट होती हुई दिखेगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर आप इसे ज्योग्राफिकल फिनोमेना मान करके कवर करोगे तो फिर ये जीएस पेपर 1 का एक खंड बन जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स को विस्तार से कवर करने के लिए अनअकैडमी के बैचेस शुरू हो चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, 7 मई से 3 बैच शुरू हुए हैं। एक ट्रैम बैच इंग्लिश में, हिंदी में लक्ष्य बैच और एक और बैच। ठीक है, और इस पर विस्तार से इस तरह के सभी खंडों को सभी विषयों के साथ एक एक करके बेसिक में कवर किया जाएगा। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज शुरू की गई है 2024 के कैंडिडेट्स के लिए, उसमें एक टेस्ट 12 तारीख को हो चुका है। इसका नाम है अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज, और अगला जो टेस्ट होना है वो 26 मई को होगा। इसका जो समय है, लगभग आप लोगों ने जब 12 तारीख वाला दिया होगा तो सुबह 9:30 बजे जीएस का और दोपहर में 2:30 बजे फिर सीसैट का टेस्ट होना है, जिस तरह से रियल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इसको एनरोल जरूर रखिएगा। आप 26 तारीख वाला मिस नहीं करना है। अगर आपसे 12 तारीख वाला मिस हो गया है तो, और अगर दे दिया है तो इसको भी जरूर से कवर कीजिए। आते हैं अपने टॉपिक पर। तो शुक्रवार को यानी पिछले 10 मई को और शनिवार के आसपास का जो समय था, तो कुछ घंटों तक और देर रात तक लद्दाख के आसमान में लाल रंग की ऑरोरा रोशनी देखने को मिलती रही। वैसे अगर आप देखोगे इस रोशनी को, ये अलग अलग रंगों में दिखती है, कभी नीली, कभी हरी, कभी आसमानी, कभी आपको लाल रंग की दिखने लग जाएगी। तो ऐसा आपको देखने को मिलता है। तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु यानी आईआईए के खगोलविदों ने हल्ले में, ध्यान रखना लद्दाख में एक एरिया है हानले, तो हानले में एक टेलीस्कोप लगाया हुआ है, जिसे भारतीय खगोलीय वेधशाला के आसपास सभी आकाशीय कैमरों के माध्यम से इसको कैद किया गया था। तो अगर आप देखोगे इसमें अरोरा रोशनी कुछ इस तरह से देखने को मिल रही थी, जो लद्दाख तक पहुंच रही थी। तब एक सवाल यह है कि आखिरकार ये लद्दाख तक क्यों पहुंची है। दूसरा एक कारण ये है कि ये जो रोशनियां हैं ये बनती क्यों हैं। ये ज्योग्राफी का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसे कई बार पढ़ा होगा। पहले देखते हैं अरोरा होता क्या है। तो इसे मूल रूप से प्राकृतिक रोशनी कहते हैं, जो रात के आकाश में चमकीले घूमते हुए पर्दों के रूप में दिखाई देती है। ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स है, ये एकदम इस तरह से झिलमिलाती सी रहेगी और जो लहरें हैं वो बनती रहेंगी रंगों की, है ना। तो ये कई रंगों में दिखाई देती है, जैसे नीला, लाल, पीला, हरा, नारंगी, जैसा मैंने अभी बताया। और ये रोशनी मुख्य रूप से पूरे साल उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जो ध्रुवों का क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलती है। लेकिन कभी कभी ये निचले अक्षांशों तक भी फैल जाती है, जैसा कि अभी हमें इस मामले में देखने को मिला है। जैसे निचला अक्षांश का क्या मतलब, अगर आप पृथ्वी को इस तरह से गोल करके देखोगे, अगर इसको हम यहाँ पर ड्रॉ करें, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। इन एरियाज में इसको दिखना चाहिए, यह दिखता है आमतौर पर। लेकिन अगर यही चीज आपको यहाँ दिखने लग रही है, यहाँ दिखने लग रही है, यहाँ दिखने लग रही है, और भारत वाले क्षेत्र में लद्दाख में देखने को मिल रहा है, तो फिर ये सवाल है कि आखिरकार
क्यों और कैसे। अब देखो दो शब्द और आपको याद रखने हैं। पहला है कि इसको अगर आप आर्कटिक वृत्त के पास देखोगे यानी उत्तरी ध्रुव में, ठीक है, उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में इस रोशनी को कहते हैं ऑरोरा बोरियालिस। क्या कहते हैं? ऑरोरा बोरियालिस। वहीं अगर आप इसे दक्षिणी ध्रुव में देखोगे, अंटार्कटिक के पास वाला रीजन, तो इसको कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। क्या? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो इसको आप मान सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में इस हिसाब से नाम रखा गया है, और बोरियालिस उत्तरी ध्रुव के पास के क्षेत्र को कहा जा रहा है। अब एक सवाल यह है कि ऑरोरा उत्पन्न क्यों होते हैं, क्यों हमें ये लाइट्स बराबर फैलती हुई देखने को मिलती है। देखिए, इसका एक सबसे प्रमुख कारण है हमारा सूर्य। आपको पता है कि सूर्य से समय समय पर सौर पवनें और सौर ज्वालाएं निकलती रहती हैं, और कभी कभी ये इतनी विस्तारित हो जाती है कि सौर तूफान का रूप ले लेती हैं। अब यही सौर तूफान जब पृथ्वी की ओर चलते हैं तो पृथ्वी के कई सारे क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। लेकिन आपको एक बात और पता है कि पृथ्वी के चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। क्या मौजूद है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मौजूद है जो पृथ्वी को इस तरह के सौर तूफानों से सुरक्षित करती है। ठीक है, तो अगर हम इसे लिखेंगे तो ऐसा सूर्य की सतह पर होने वाली गतिविधि के कारण होता है, और लगातार सूर्य से आवेशित कणों की एक धारा छूटती रहती है जो मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बनी है। यही आवेशित कण, यही चार्ज पार्टिकल जब पृथ्वी की ओर आते हैं तो पृथ्वी के इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में फंस जाते हैं। जैसा आपको इस चित्र में देखने को मिलेगा, सोलर विंड पृथ्वी की तरफ चली और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से उसको कन्वर्ट कर दिया गया या उसको अलग अलग डायरेक्शन में भेज दिया गया। फिर भी कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं से पृथ्वी की ओर पहुंच जाते हैं और इसके मैग्नेटिक फील्ड से होते हुए इसके ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर परावर्तित हो जाते हैं। जब ये ध्रुवीय क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं तो कई बार फंस करके पृथ्वी के वायुमंडल तक भी आ जाते हैं, और वहां पर मौजूद जो गैसेस हैं उनके साथ अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके ये चमकने लग जाते हैं, है ना। तो चार्ज पार्टिकल की तरह आपको दिखाई देते हैं और पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में गैसों के साथ संपर्क करते हैं, जिसकी वजह से छोटी छोटी सी जो चमक है वो आपको अलग अलग तरह से ऐसे दिखाई देने लग जाती है और एक ऑरोरा का एक पूरा आभा मंडल बन जाता है। अब आप ध्यान रखना कि जब ये कण ऑक्सीजन से टकराएंगे तो हरे रंग की रोशनी उत्पन्न करेंगे, वहीं अगर नाइट्रोजन जैसी गैस से टकराएंगे तो ये नीले और बैगनी रंग उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से कुछ कारणों को खोजा गया है कि ये अलग अलग समय पर क्यों ऐसी रोशनियां उत्पन्न कर रहे होते हैं। दूसरा एक सवाल यह है सोलर फ्लेयर को लेकर के या सौर तूफान को लेकर के। अगर हमारी पृथ्वी पर ये मैग्नेटिक फील्ड ना होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ना होती, तो ये सौर तूफान पृथ्वी को कितना और नुकसान पहुंचा सकते थे, या अभी भी कई बार जब इन तूफानों की जो संभावना है या जो गति है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब ये आपको इस तरह से कितना प्रभावी दिखाई पड़ते हैं। और दूसरा सवाल लद्दाख में क्यों दिख रहा था अरोरा। तो देखिए, यहाँ पर कई संस्थान ने ऐसा बताया है, जैसे भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान कोलकाता ने, इन्होंने बताया है कि शुक्रवार और शनिवार यानी बीते सप्ताह आप मान सकते हो पृथ्वी पर कम से कम 4 मजबूत सोलर तूफानों को दर्ज किया गया था। तो ये तूफान जितने ज्यादा मजबूत होंगे आप देखोगे ऑरोरा की घटना ध्रुवीय क्षेत्रों से उतना ही ज्यादा निम्न अक्षांशों की ओर बढ़ने लग जाती है। ठीक है, सोलर फ्लेयर या सौर तूफान कितना खतरनाक हो सकता है अगर आप इसको देखें तो आपको पता है कि हमारे पृथ्वी पर लो अर्थ ऑर्बिट पर बहुत सारी महत्वपूर्ण सैटेलाइट्स को भेजा गया है ना। जैसे आप कह सकते हो कि 500 या 600 किलोमीटर की ऊंचाई से लगा करके 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट सैटेलाइट को भेजा जाता है। तो अगर कभी सोलर फ्लेयर आएगा तो इस तरह के सैटेलाइट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और कई बार ये सैटेलाइट्स जल करके खराब भी हो सकती हैं। इसके अलावा जीपीएस सिस्टम हमारा प्रभावित हो सकता है, रेडियो तरंगे, उपग्रह संचार, उड़ान संचालन, पावर ग्रिड और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे कार्यक्रमों को भी ये प्रभावित करती है। मान लीजिए कोई हमारे अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल सोलर स्टेशन पर बैठे हैं और कभी सौर तूफान आ गया, उसकी वजह से होने वाली जो घटना है वो हो सकता है अगर वो बाहर है तो उनको शरीर को भी प्रभावित कर दे, है ना। इसलिए आपको ये पता है कि अभी हमने आदित्य L1 नामक एक मिशन भेजा है, आदित्य L1। तो इस मिशन की खास बात यही है कि ये लगातार सूर्य से निकलने वाले इस मास एजेक्शन पर नजर रखेगा, जो सोलर फ्लेयर्स है, सौर तूफान है, उनको देखेगा। और ऐसा ही एक प्रोग्राम नासा ने भी शुरू किया था, नासा का था सोलर ऑर्बिटर प्रोब, सोलर ऑर्बिटर प्रोब। ध्यान रखना है ये प्रोग्राम इसीलिए शुरू किए गए हैं ताकि हमें सूर्य के बारे में कुछ और बेहतर जानकारी, हमारी समझ और अच्छी हो सके। और जब भी कभी कोरोनल मास इजेक्शन होता है, बड़े
मात्रा में सौर तूफान आता है पृथ्वी की ओर, तो उसको हम पहले से ही दर्ज कर सकें, या कम से कम उसके लिए अपनी पृथ्वी पर हम ऐसे इंतजाम कर सकें जिससे हम इनकी प्रभाविता से ज़्यादा बच सकें। उम्मीद है आज के इस टॉपिक में डिस्कशन में आपने कुछ सीखा होगा। आपसे मिलेंगे अगले टॉपिक में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।